हेलो डियर सी इंटर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, जिन बच्चों के एग्जाम्स हैं मई 2025 में या सितंबर 2025 या जन 2026, उन बच्चों के लिए आपको पता है मई 25 के एग्जाम के लिए आईसीए ने आपको 2 MTP इशू करके दी थी। आरटीपी का वीडियो हम मई 25 इनकम टैक्स के आरटीपी का वीडियो हम आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं। तो जिन बच्चों ने आरटीपी का वीडियो नहीं देखा वो जरूर से जाके देखें। और इस वाले वीडियो में डियर हम आपके साथ कोशिश करेंगे विद इन 30 मिनट्स हम आपके साथ दोनों एमटीपीज के जितने भी एमसीक्यूज हैं, केस एमसीक्यूज, नॉर्मल एमसीक्यूज, वो सारे के सारे कवर कर लें विद इन 30 मिनट्स, ताकि आपका ज्यादा टाइम हम खराब ना करें। अच्छा, ये वीडियो साहब जिन बच्चों के एग्जाम्स हैं मई 25, सितंबर 25 और जैन 26, इन तीनों को देखनी चाहिए। आगे बढ़ने से पहले साहब वीडियो को जरूर से लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा कमर्शियल अनाउंसमेंट। डियर फ्रेंड्स, आपको पता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है टू गेट मार्क्स इन टैक्स लाइक पेपर या एनी पेपर ऑफ सीए इनफैक्ट, कि आपकी प्रैक्टिस कैसी है। आपने क्वेश्चंस बहुत अच्छे से, आपने कॉन्सेप्ट्स बहुत पढ़ लिया, बहुत अच्छे से रिवाइज कर लिया। अनटिल एंड अनलेस यू हैव अ गुड प्रैक्टिस और अ वेरी गुड कमांड ओवर द प्रैक्टिस ऑफ द कॉन्सेप्ट्स, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्कोर मार्क्स। तो सीए इंटर के स्टूडेंट्स के लिए डियर हमने स्पेसिफिकली इनकम टैक्स प्रैक्टिस बुक के नाम से एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन बैंक लॉन्च किया है। आप में से बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी इसको ऑप्ट भी किया हुआ है, और जिन बच्चों के पास अभी तक ये नहीं है, मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आपके पास एक प्रॉपर क्वेश्चन बैंक होना बहुत जरूरी है। इस वाले क्वेश्चन बैंक में डियर आईसीआई के जितने भी स्टडी मैट के क्वेश्चंस हैं वो तो ही हैं, प्लस आरटीपी, प्लस एमटीपी और इवन पास्ट एग्जाम के सजेस्टेड आंसर के क्वेश्चंस भी हैं। रिपीटेटिव क्वेश्चंस नहीं है, क्वेश्चंस ऐसा नहीं कि एक ही तरह के क्वेश्चंस बार बार आ रहे हैं, ऐसा नहीं। और करीबन करीबन 400 के आसपास इसमें क्वेश्चंस हैं, और आपके लिए ये वन सोर्स मटेरियल है साहब। मतलब अगर आप इस वाले बुक को कर लेते हैं तो आपको अलग से फिर पास्ट 5 एग्जाम्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या पास्ट आरटीपीज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आपको इन झंझटों में नहीं फंसना। एवरीथिंग इज कवर्ड इन दिस बुक। अच्छा, तो सर इतने सारे क्वेश्चंस दे दिए, आप सिर्फ और सिर्फ आप बुक दोगे या इसका सॉल्यूशन भी करवाओगे? डियर, हमने इसके सॉल्यूशन वीडियोस आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अभी तक हमने शायद शेयर कुछ किए भी हैं या नहीं किए, मैं चेक करके बता दूंगा। मई 25 के एग्जाम के लिए तो साहब अभी ज्यादा रेलेवेंट नहीं रहा, बट हाँ, जिन बच्चों के सितंबर 25 और जैन 26 में एग्जाम्स हैं उनको तो साहब मिस नहीं करना चाहिए। और मैंने एक बार कंफर्म कर लूंगा, मैंने सब कुछ वीडियोस, इसके कुछ चैप्टर के वीडियोस रिकॉर्ड भी किए हैं, और बाकी जितने भी बच जाएंगे मैं ग्रेजुअली आपके साथ वो भी शेयर कर दूंगा रिकॉर्ड करके। आंसर्स भी जो है प्रॉपर क्वेश्चन प्रैक्टिस बैच के नाम से वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूंगा, उसके लिए आप परेशान मत हो। बट हाँ, यू नीड द क्वेश्चन बैंक, और ये आपको 2 फॉर्म में अवेलेबल है, एक हार्ड कॉपी और एक सॉफ्ट कॉपी। हार्ड कॉपी इज रिकमेंडेड अगर आपको चाहिए तो, और सॉफ्ट कॉपी भी अगर आप चाहें तो आप ले सकते हैं। तो चले फिर, कमर्शियल अनाउंसमेंट हो गया, अब आते हैं मुद्दे पे। एमटीपी नंबर 1, और बहुत कम टाइम लगेगा साहब, आपका पूरा एमटीपी कवर हो जाएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। Manisha is a research scholar pursuing her PhD. She is unmarried and her parents are living in Ahmedabad, Gujarat. Her parental grandparents, अच्छा, and other family relatives are staying in South Africa. अच्छा अच्छा, she was born in India, ध्यान दीजिएगा, she was born in India and her parents still with her parents, अच्छा अच्छा sorry, she was in India with her parents till May 2020. After then she went to London. अच्छा अच्छा, इसका मतलब यहां से हमें ये हिंट मिलता है कि मनीषा जो है साहब, शी इज एन इंडियन सिटीजन एज वेल एज द पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, क्योंकि अभी तक हमें ऐसा कुछ नहीं बताया गया जहां पे हमें ये पता चल रहा है कि ये विदेश में रहती हैं या विदेश की इनकी बॉर्न। अच्छा, आगे देखते हैं। आफ्टर देन शी वेंट टू लंदन फॉर फर्दर एजुकेशन। इन अक्टूबर 2023 शी रिटर्न टू इंडिया। तो अक्टूबर 2023 में ये इंडिया आती हैं, और 28 मार्च 2024 शी ट्रेवल टू आउट ऑफ इंडिया। चलिए, मुद्दे वाली बात क्या है, सबसे पहले पहला एमसीक्यू देखते हैं। अच्छा, द फर्स्ट एमसीक्यू इज व्हाट इज द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एचयूएफ फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26। ध्यान दीजिएगा, इंटरेस्टिंगली क्वेश्चन में यूजुअली आएगा, होना चाहिए था व्हाट इज द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ मनीषा। मनीषा ही नाम है, बट यहाँ पे इन्होंने पूछा है व्हाट इज द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एचयूएफ। डियर, अगर आपको याद आ रहा हो, एचयूएफ का रेजिडेंशियल स्टेटस इस बात पे डिपेंड करता है कि एचयूएफ का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कहां पर है। अगर एचयूएफ का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली या पार्शली इन इंडिया है तो एचयूएफ इंडिया का रेसिडेंट है, बट अगर एचयूएफ का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली आउटसाइड इंडिया है, उस केस में एचयूएफ इंडिया का नॉन रेसिडेंट है।
अगर एचयूएफ इंडिया का रेसिडेंट बन गया बिकॉज इट्स कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज सिचुएटेड होली और पार्शियली इन इंडिया, उस केस में फिर आपको देखना है कि एचयूएफ आपका आरओआर है या एनओआर है। तो इसके लिए हमें देखना पड़ता है एचयूएफ का जो करता है साहब उसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है। तो इसके लिए हम इसकी बात तो बाद में करेंगे, सबसे पहले देखते हैं कि एचयूएफ का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कहां पे सिचुएटेड है। अच्छा अच्छा अच्छा, देखेंगे साहब पॉइंट नंबर 3 देखेंगे यहाँ पे नोट्स में, हर पैटर्नल ग्रैंड फादर इज द कर्ता ऑफ द फैमिली एचयूएफ। अच्छा, हर पैटर्नल ग्रैंडफादर कम्स ऑन विजिट इन इंडिया फॉर 6 मंथ एवरी ईयर सिंस 2014। अच्छा, अब आती है मुद्दे वाली बात। अब देखेंगे साहब, the HUF is the managed outside India and all the decisions regarding HUF are made outside India। इसका मतलब ये क्लियर इंडिकेशन आपको दे रहे हैं साहब कि HUF जो है वो पूरी तरीके से इंडिया के बाहर से मैनेज होता है और HUF से जुड़े हुए सारे के सारे डिसीजंस इंडिया के बाहर होते हैं। सो इट इज अ क्लियर इंडिकेशन ऑफ व्हाट HUF इज अ नॉन रेसिडेंट बिकॉज इट इज होली मैनेज्ड फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। अच्छा, तो देखेंगे चूंकि ऑल डिसीजंस इंडिया के बाहर हो रहे हैं, हेंस HUF इज एनआर। एचयूएफ क्या बन गया हमारा, नॉन रेसिडेंट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं, डिटरमाइन द टैक्सेबिलिटी ऑफ गिफ्ट रिसीव्ड बाय मनीषा फ्रॉम हर फादर्स सिस्टर एंड फ्रॉम हर फ्रेंड्स इन गांधी गुजरात सेवा समाज। अच्छा, डिफरेंस गिफ्ट की टैक्सेबिलिटी याद करें, सेक्शन 56 टू 10। अगर आप गिफ्ट को रिलेटिव से रिसीव करते हैं, चाहे वो किसी भी अमाउंट का हो, कितना भी हो, वो टैक्सेबल नहीं होगा। अगर आप गिफ्ट को रिसीव करते हैं ऑन योर मैरिज, चाहे वो रिलेटिव से हो, चाहे वो नॉन रिलेटिव से हो, चाहे मैं राह में चलते किसी से भी मुलाकात हो गई और उसने आपको गिफ्ट दे दिया, वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा बिकॉज यू आर रिसीविंग इट ऑन योर मैरिज ओकेजन। ठीक बात है। अच्छा, अब मुद्दे वाली बात यह है कि गिफ्ट की बात कर लेते हैं। अगर आप देखेंगे टेबल का पॉइंट नंबर 6, यहाँ पे लिखा हुआ है गिफ्ट फ्रॉम फादर्स सिस्टर, मतलब बुआ जी। डियर फ्रेंड्स, फादर इज अ रिलेटिव, फादर के जो ब्रदर हैं और जो फादर के जो सिस्टर हैं, फादर के ब्रदर कौन हो गए, ताऊ जी या फिर चाचा जी, वो भी रिलेटिव है, और फादर की सिस्टर बोले तो बुआ जी, वो भी रिलेटिव है। तो ये दो से सब कुछ रिलेटिव में कवर होता है। अच्छा, तो ये जो पॉइंट नंबर 6 का जो गिफ्ट है, चूंकि ये एक रिलेटिव से रिसीव हुआ है, हेंस इट इज एग्जेम्प्ट। मतलब एग्जेम्प्ट इन द सेंस ये 56 टू 10 के हिसाब से टैक्सेबल नहीं है, और अगर ये टैक्सेबल नहीं है, कोई और प्रोविजन इसको टैक्स करता नहीं है, इसलिए ये एग्जेम्प्ट हो गया। अच्छा, दूसरा गिफ्ट है साहब पॉइंट नंबर 7, कैश गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम फ्रेंड्स। फ्रेंड्स से अगर आप गिफ्ट रिसीव करते हो, डेट इज टैक्सेबल। हाँ, फ्रेंड्स से अगर मैरिज ओकेजन में गिफ्ट रिसीव किया, वो एक अलग बात है, बट यहाँ पे सच कोई मैरिज ओकेजन का केस नहीं है। फ्रेंड से आप गिफ्ट रिसीव कर रहे हो, और कितना रिसीव कर रहे हो, 27,000, 50,000 तक कैश गिफ्ट अलाउड है। 50 के बियॉन्ड अगर आप रिसीव करोगे तो पूरा टैक्सेबल, और चूंकि ये 27,000 ही है, इसलिए ये भी एग्जेम्प्ट है। आई होप आपको बात समझ आई। अब हमें ऑप्शन देखना पड़ेगा, सही ऑप्शन क्या। अच्छा, आप 51,000 एग्जेम्प्ट और 27,000 टैक्सेबल नहीं साहब। देखेंगे 51,000 विल बी एग्जेम्प्ट एज रिलेटिव, 27,000 विल नॉट बी टैक्सेबल एज टोटल गिफ्ट फ्रॉम नॉन रिलेटिव डज नॉट एक्सीड 50। तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन क्या समझ में आता है हमें, डी। अच्छा, 27,000 टैक्सेबल नहीं, ये भी नहीं होगा। चलें फिर आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 3, व्हाट वुड बी द टोटल इनकम ऑफ मनीषा फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26 इफ शी वांट्स टू मैक्सिमाइज हर टैक्स सेविंग्स। अब यहाँ पे ना बच्चों का लगेगा सब तुक्का। अब यहाँ पे मैं अब ऐसा क्यों कह रहा हूँ, अब डियर फ्रेंड्स, कुछ बच्चे जो ज्यादा पढ़े लिखे, मतलब जिन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाई कर ली, उनके दिमाग में आएगा, जैसे ये देखेंगे साहब कि मिस मनीषा जो है वो कुछ समय इंडिया में है, कुछ समय इंडिया के बाहर है, तो उनके दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कि हमें मनीषा का रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना चाहिए। ठीक बात है। और जिन बच्चों ने थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ा, उनको लगेगा कि मनीषा एज अ रेसिडेंट, तो वो अकॉर्डिंगली उसकी कैलकुलेशन कर देंगे। तो जिन बच्चों ने रेजिडेंशियल स्टेटस निकाला, उनका भी आंसर सही होगा। और इस वाले केस में जिन बच्चों ने रेजिडेंशियल स्टेटस में ध्यान नहीं दिया और ऐसे ही आंसर निकाल दिया, उनका भी आंसर सही होगा, क्योंकि मनीषा का जो रेजिडेंशियल स्टेटस था वो रेसिडेंट है। पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि एग्जाम में अगर कभी सिचुएशन आए जहां पे वो इंडिया में भी रह रही है, इंडिया के बाहर भी है, सबसे इंडिया में फिर आ रहा है, इंडिया के बाहर जा रहा है, तो पहले उसका रेजिडेंशियल स्टेटस निकाल दें, क्योंकि रेजिडेंशियल स्टेटस के बेसिस पे आपको पता चलेगा का स्कोप ऑफ टोटल इनकम, और स्कोप ऑफ टोटल इनकम के बेसिस पे फिर आप उसका टोटल इनकम निकालेंगे। अच्छा, तो मुद्दे वाली बात क्या है साहब, तो ना मैंने यहाँ पे रेजिडेंशियल स्टेटस निकाला हुआ है। तो देखेंगे, अगर आप देखेंगे मनीषा जो इंडिया में कितने दिनों तक रहती हैं, फाइनेंशियल ईयर 24-25 की बात करें तो इन्हें यहाँ पे लिखा हुआ है साहब, शी रिटर्न ऑन 1 अक्टूबर 2024 टू पार्टिसिपेट। अच्छा, तो ये इंडिया में कब आ गई, 1 अक्टूबर 2024। इंडिया के बाहर कब गई थी, अच्छा
28 मार्च 2024 को ये इंडिया के बाहर चली गई थी। तो इसका मतलब 1 अक्टूबर 24 को ये वापस आई है। तो इंडिया में ये प्रीवियस ईयर 24-25 में कितने समय है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, बोले तो 182 डेज। अच्छा, तो फाइनेंशियल ईयर 24-25 में मनीषा जो इंडिया में है साहब, ये 182 डेज के लिए है। तो आप इंडिया में रेसिडेंट बन जाएंगे यदि आप दोनों में से कोई एक भी बेसिक कंडीशन फुलफिल कर दें। रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में आप इंडिया में 182 डे या उससे ज्यादा रहे, या रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में 60 प्लस प्रेसिडिंग फॉर प्रीवियस ईयर में 365, उसमें हम नहीं जाते क्योंकि हमारा पहला कंडीशन 182 डे वाला पूरा हो गया, इसलिए शी बिकम अ रेसिडेंट। क्या मेरी बात समझ पाए? एक बात तो कंफर्म हो गई कि शी इज अ रेसिडेंट। अब दूसरी बात हमारे दिमाग में आ सकती है, साहब अगर रेसिडेंट है तो क्या पता आरओआर है या एनओआर है, क्योंकि आरओआर और एनओआर में भी जो स्कोप ऑफ टोटल इनकम वो चेंज हो जाता है। तो जैसे मैं आरओआर और एनओआर की कैलकुलेशन करता हूं तो मुझे पता चलता है कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 में मनीषा इज इन इंडिया इन 180 डेज। ये 2 साल बिल्कुल नहीं है। 20-21 में 61 डेज, और इसके पहले ये इंडिया में ही है। एनओआर क्वालिफाई करने के लिए आपको दो में से कोई एक कंडीशन फुलफिल करना है, पिछले 7 सालों में 729 डेज या उससे कम आप भारत में रहे। क्या ऐसा हो रहा है? 1 2 3 4, नहीं सर ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि पिछले 4 सालों में तो आप 240 डेज हैं, 5वें साल आप 365 डेज हैं। तो 240 प्लस 365 प्लस इसके पिछले साल 7वें साल भी आप 365 डेज हैं, इसलिए 729 डे वाला कंडीशन फेल हो गया। दूसरा, पिछले 10 में से 9 साल नॉन रेजिडेंट, ये भी नहीं होगा क्योंकि यहां तो आप पूरे ही रेजिडेंट है, इसलिए मनीषा इज अ रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेजिडेंट। अच्छा, और जिन बच्चों ने साहब इसको इग्नोर कर दिया उनका भी आंसर सही है। तो चले फिर, अब मुद्दे वाली बात है कि आपको मनीषा की टोटल इनकम निकालनी है। ध्यान दीजिएगा, इनकम में इनको क्या क्या इनकम मिली है। स्कॉलरशिप फॉर परसुइंग हर रिसर्च वर्क, स्कॉलरशिप ऐसे एग्जम्प्ट होती है। ग्रॉस रिसिप्ट फ्रॉम एग्जीबिशंस हेल्ड इन साउथ अफ्रीका। डियर फ्रेंड्स, अगर आप एग्जीबिशन वगैरह में कुछ अपना स्टॉल लगाते हैं, दैट इज द इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, ये पीजीबीपी की इनकम है, ठीक है। अच्छा, तो साहब ये जो इनकम है ये ग्रॉस रिसिप्ट ये 10 लाख रुपए, और हाँ चूंकि ये बिजनेस की इनकम है, आप 44 एडी आपके लिए मैंडेटरी अप्लाई करेगा। अगर आप 44 एडी में नहीं जाना चाहते और अगर आपकी टोटल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है, देन यू हैव टू मेंटेन योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड गेट इट ऑडिटेड एज पर सेक्शन 44 एडी। चलें, तो साउथ अफ्रीका की ग्रॉस रिसिप्ट का एग्जीबिशन 10 लाख, एग्जीबिशन इन इंडिया 12 लाख। अच्छा, सेल ऑफ हनी इन एग्जीबिशन इन इंडिया 1,05,000। ग्रॉस रिसिप्ट फ्रॉम हैंडमेड मेड खादी डिजाइन, ये भी टैक्सेबल है, गिफ्ट हमने ऑलरेडी देख लिया था। रिसिप्ट एचयूएफ की इनकम एग्जम्प्ट होती है। अच्छा, बात है कॉस्ट ऑफ मटेरियल। चलें, और मिस्टर पटेल ऑफ साउथ अफ्रीका गेव हर चेक ऑफ 5 लाख फेवरिंग गांधी समाज। तो ये जो चेक है ये इनको नहीं मिला, ट्रस्ट को मिला, तो ये मनीषा की हैंड में टैक्सेबल नहीं है। आगे पढ़ेंगे, मनीषा ये चीजें खुद से नहीं बनाती, ये किसी और से परचेज करके आगे सेल करती है। ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आर कैरिड आउट इन अकाउंट पे चेक एंड टीडीएस हैज बीन मेड। तो जैसे आपको पता चल गया अकाउंट पे चेक, तो इसका मतलब 44 एडी जब हम लगाएंगे तो वहां पे हम 6% ऑफ टर्नओवर एज इनकम कंसीडर करेंगे, प्रेजेंटिव इनकम। अच्छा, मनीषा जो है हैज ऑप्टेड आउट, ये ऑप्शनल रिजीम में। तो आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में, व्हाट इज द टोटल इनकम ऑफ मनीषा इफ शी विशेस टू मैक्सिमाइज द टैक्स सेविंग। तो ये मैक्सिमम टैक्स सेविंग करना चाहती हैं। तो ध्यान दीजिएगा साहब, टोटल इनकम के लिए आप 44 एडी पहले तो चेक करें। 44 एडी तो सर सिर्फ रेसिडेंट को मिलता है, मनीषा इज अ रेसिडेंट, सो शी इज एलिजिबल फॉर 44 एडी। और 44 एडी में ग्रॉस रिसिप्ट का कितना परसेंट लोगे आप? 6%। तो मुझे बताएं ग्रॉस रिसिप्ट फ्रॉम प्रोफेशन फ्रॉम बिजनेस है कितना? सर बिजनेस से ग्रॉस रिसिप्ट कितनी है, अगर आप देखेंगे साहब 10 लाख 12 लाख बोले तो 22 लाख, 1,05,000, 23,05,000 और 2,25,000। तो 23,05,000 प्लस 2,25,000 ये बनता है 25,30,000 रुपए, और इसका 6%, तो 25,30,000 का 6% आता है डियर प्रेजेंटिव इनकम में 1,51,800 रुपए। अच्छा, तो अगर आप लेट्स से रेगुलर बुक्स अकाउंट्स मेंटेन करने को रेडी हैं एंड यू आर रेडी टू गेट इट ऑडिटेड, ठीक बात है, क्योंकि आपको मैक्सिमम टैक्स सेविंग चाहिए तो आपको लोअर चाहिए। अगर यहाँ पे लिखा होता है कि शी डज नॉट विश टू गेट हर अकाउंट ऑडिटेड, तब तो आप 44 एडी में जाते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं लिखा। हमें टैक्स को देखना है, भले हमें बुक्स मेंटेन करना पड़े, भले हमें इसका ऑडिट कराना पड़े, इट इज इमटीरियल। हमारे लिए प्राइमरी रिक्वायरमेंट क्या है? टैक्स की सेविंग। अच्छा, तो साउथ अफ्रीका और इंडिया में जो आप एग्जीबिशन कर रहे हैं इससे आपकी इनकम कितनी है? 22 लाख रुपए, और इसका जो खर्चा है साहब अगर आप यहाँ पढ़ेंगे तो ये खर्चा है 12 लाख रुपए। तो साउथ अफ्रीका और इंडिया की एग्जीबिशन से जो प्रॉफिट है दैट इज 10 लाख रुपीज। अच्छा, इसके बाद अच्छा ये दोनों हो गया। 1,05,000 रुपए आपने हनी के सेल से कमाया। इस हनी की कॉस्ट है 51, हनी की कॉस्ट है 55,000 रुपए।
और आपके अदर बिजनेस इनकम है 4 लाख रुपए, हनी 55,000 रुपए, और खादी को सेल करके आपने 225 कमाया, कॉस्ट है 1 लाख रुपए। तो आपकी जो टोटल जो बिजनेस की जो इनकम है अगर आप देखेंगे तो 10,50,000, 125 फ्रॉम खादी, 11,75,000, अदर बिजनेस एक्सपेंसेस 4 लाख, बोले तो पीजीबीपी इनकम 7,75,000। सो अगर आप 44 एडी में जाएं, इनकम है पीजीबीपी की 1,51,800, इट इज बेटर। तुम्हारे लिए करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? सी। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। मिसेस रितु इज रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय, शी वाज बोर्न ऑन 1/4/1942। इसका मतलब 80 ईयर प्लस का केस है। शी इज रेजिडिंग इन दिल्ली, शी स्टेड विद हर एल्डर सन मिस्टर नकुल। अच्छा, फ्रॉम 1 मई 2024 से 15 अक्टूबर 2024 हु इज रेजिडिंग इन ऑस्ट्रेलिया। तो इसका मतलब 1 मई 2024 से 15 अक्टूबर ये इंडिया के बाहर थी। तो इंडिया में इंडिया में कितने डेज हैं? अप्रैल पूरा, अक्टूबर आधा, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च पूरा। इसका मतलब 195 प्लस के आसपास है। सो मिसेस रितु इज अ रेजिडेंट। अच्छा चले, ये हो गया। चाहते क्या हो साहब? अच्छा, शी वाज इन 361 डेज। चलो, पहला क्वेश्चन है व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से। तो चैप्टर 6 से का डिडक्शन सिर्फ ऑप्शनल रिजीम में मिलता है। तो आपने पूछा है, तुम ये मान लेते हैं कि आप ऑप्शनल रिजीम में हो, तो डिडक्शन कितना मिलेगा? अच्छा, चूंकि आप रेसिडेंट हैं और आप ऑप्शनल रिजीम में हैं, तो ध्यान दीजिएगा। शी रिसीव्ड इंटरेस्ट सेविंग्स बैंक अकाउंट, सेविंग्स बैंक अकाउंट में 80 टीटीए मिल जाएगा साहब, मैक्सिमम 10,000। पर चूंकि आप तो 80 टीटीबी के लिए एलिजिबल है बिकॉज यू आर अ रेसिडेंट सीनियर सिटीजन, और आपका जो इंटरेस्ट आता है एफडी से डाटा 67,500, आपको 80 डी मिल जाएगा 50,000 रुपए। क्या मेरी बात, सॉरी 80 टीटी बी मिल जाएगा 50,000 रुपए। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। इन्होंने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी प्रीमियम पे किया है। आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी प्रीमियम पे कर सकते हैं फिर यू आर एन इंडिविजुअल। तो आप अपने खुद के लिए, स्पाउस के लिए, और अपने सन या डॉटर के लिए, जो मेजर या माइनर कुछ भी हो सकता है। अच्छा, मैक्सिमम जो डिडक्शन मिलेगा वो 10% ऑफ द सम अश्योर्ड होगा। तो साहब ये 10% ऑफ सम अश्योर्ड 20,000 रुपए पर आपने पे किया 17,000, तो एटीसी मिल जाएगा 17,000। और यहाँ पे सम अश्योर्ड है साहब 984,655, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 98,465। आई होप आई एम क्लियर। अच्छा, तो एटीसी मिल गया 17,000 प्लस 98,465, बोले तो 1,15,465 रुपए। तो एटीसी कितना मिल रहा है? 1,15,465। और एटीटीबी कितना मिल रहा है? एफडी इंटरेस्ट 50,000। अच्छा, आगे आते हैं। मेडिकल इंश्योरेंस देख लें। शी हैज टेकन अ मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर हरसेल्फ। आप 80 ईयर्स के हैं, मतलब सीनियर सिटीजन है, 50,000 तक आपको मिल जाएगा, जिसमें आपने सिर्फ 35,000 पे किया, तो आपको 35,000 का डिडक्शन मिलेगा। अच्छा, ध्यान दीजिएगा, अकाउंट पे चेक आपको पे करना पड़ता है बाय अमाउंट अदर देन कैश। शी इनकर्ड 7,500 टुवर्ड्स प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप आप कैश में भी पे कर सकते हैं, और मैक्सिमम जो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की जो लिमिट होती है, अलाउंस जो होता है, वो 5,000 होता है। तो 7,500 पे किया तो 5 मिल जाएगा। अच्छा, ध्यान दीजिएगा, कैश में अलाउड है। शी ऑल्सो इनकर्ड मेडिकल एक्सपेंस ऑफ 25,000 इन कैश फॉर हर हस्बैंड। अच्छा, हस्बैंड के लिए आपने कैश में मेडिकल इंश्योरेंस किया, क्योंकि हस्बैंड इज नॉट सब्जेक्ट टू मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी, सो यू कैन सो इफ यू आर इंकरिंग एनी मेडिकल एक्सपेंडिचर इट इज अलाउड एज डिडक्शन प्रोवाइडेड इट इज पेड बाय अ मोड अदर देन कैश। ठीक बात है। तो चूंकि ये कैश के मोड में, इट इज नॉट अलाउड। शी इनकर्ड मेडिकल एक्सपेंस 10,500 फॉर हरसेल्फ। और हाँ, ये आपने अकाउंट पे चेक से पे किया, क्योंकि आप खुद के लिए मेडिकल इंश्योरेंस पे कर रहे हैं, खुद के लिए आप मेडिकल एक्सपेंसेस इनकर कर रही हैं अदर देन कैश। बट आपका तो मेडिकल प्रीमियम अलाउड है, तो या तो प्रीमियम ले लो या एक्सपेंसेस ले लो। चूंकि आप खुद ऑलरेडी प्रीमियम ले रही हैं, प्रीमियम का डिडक्शन मिल रहा है, इसलिए आपको खुद के जो मेडिकल एक्सपेंसेस है उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। आई होप आपको बात समझ आए। तो एटीडी साहब हमारा कितना बन जाएगा? 40,000। तो हमारा टोटल डिडक्शन मिल गया हमें 2,05,465 रुपए। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारा। आगे बढ़ते हैं। व्हाट वुड बी द ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ मिसेस रितु अंडर द नॉर्मल प्रोविजंस। ग्रॉस टोटल इनकम बोले तो बिफोर डिडक्शन ऑफ चैप्टर 6 से, और नॉर्मल प्रोविजन बोले तो ऑप्शनल रिजीम। अच्छा, तो ऑप्शनल रिजीम तो देख लें साहब, तो आसान था। सैलरी मतलब पेंशन है 7,15,461 रुपए, 7,15,461, बट इसमें टीडीएस कट गया 14,565, तो ये बनता है 730,026, और स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपए दे दो। बट सर स्टैंडर्ड डिडक्शन तो 75,000 है, वो 115 बीएसई में। तो सैलरी कितनी हो गई? 680026। सैलरी हेड में इनकम कितनी है? 680026। अच्छा, सेविंग्स बैंक का इंटरेस्ट है 4352, और एफडी से इंटरेस्ट है साहब
ध्यान दीजिएगा, एफडी से जो इंटरेस्ट है वो है 67,500 नेट ऑफ टीडीएस। 194 ए में 10% का टीडीएस कटा होगा, तो बिफोर टीडीएस मतलब ग्रॉस इंटरेस्ट कितना होगा, 75,000 रुपए। 67,500 डिवाइडेड बाय 0.9 बोले तो 75,000 रुपीज। तो एफडी से इंटरेस्ट कितना है, 75,000। तो हमारा जीटीआई ग्रॉस टोटल इनकम कितना बन गया, 7,59,378। अच्छा, आगे बढ़ते हैं जल्दी से। व्हाट वुड बी द टोटल इनकम ऑफ रितु इफ शी पेज अ टैक्स अंडर 115 बीएससी। टोटल इनकम बोले तो आफ्टर चैप्टर 6 से डिडक्शन, बट सर 115 बीएससी में तो 6 से डिडक्शन मिलता ही नहीं, एक्सेप्ट सर्टेन डिडक्शन। अच्छा, एटीसी नहीं मिलेगा, एटीडी नहीं मिलेगा, एटीटीटी नहीं मिलेगा, तो इस केस में तो कुछ नहीं मिलेगा, तो बचा क्या। अच्छा, तो ध्यान दीजिएगा, तो 115 बीएससी में अलग क्या होगा, सैलरी इनकम तो वही रहेगी, पर 115 बीएससी में साहब स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 मिलेगा इंस्टेड ऑफ 50,000। तो 115 बीएससी में आपका सैलरी बन गया मतलब पेंशन बन गया 655,026, बाकी तो सब कुछ सेम ही रहेगा। तो 115 बीएससी में जो आपकी टोटल इनकम बनती है दैट इज 734,380। अच्छा, आई होप आपको बात समझ। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 इज अ गुड क्वेश्चन। इसमें थोड़ा सा इंस्टीट्यूट ने आपको कंफ्यूज करने के लिए पूरा प्रयास किया है। अच्छा, ध्यान से पढ़ेंगे। इन द प्रीवियस ईयर 24-25 मिस्टर अरुण हैज ट्रांसफर्ड द फॉलोइंग लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। स्पेसिफिकली मेंशन है साहब, ये लॉन्ग टर्म है। अच्छा, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी आपने 8 करोड़ का सेल किया, फुल वैल्यू कंसिडरेशन 6 करोड़ है, ट्रांसफर डेट है 25/11/24। तो यहाँ इसमें जो एलटीसीजी वो 2 करोड़ है। अच्छा, ज्वेलरी 3 करोड़, 2 करोड़ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है और इसमें एक्सपेंसेस आप 2 लाख रुपए। तो ज्वेलरी में एलटीसीजी 98 लाख रुपीज है। अच्छा, तो टोटल एलटीसीजी कितना बन गया, 298। अच्छा, मुझे बताएं साहब, हाउस प्रॉपर्टी में आपको डिडक्शन कहां कहां मिलता है, हाउस प्रॉपर्टी के लॉन्ग टर्म कैप गेन में आप कहां कहां डिडक्शन ले सकते हैं। सर आप सेक्शन 54 और 54 ईसी दो सेक्शन में डिडक्शन ले सकते हैं। 54 में आप रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीद लें, 54 ईसी में आप नेशनल हाईवेज बॉन्ड या रूरल एक्ट या रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन के बॉन्ड वगैरह में पैसा लगा के 50 लाख तक का डिडक्शन ले सकते हैं। आज जहां तक ज्वेलरी से आने वाली हाउस लॉन्ग टर्म कैप गेन का सवाल है, तो साहब आप अगर इस इनकम को रेजिडेंशियल हाउस में लगा देते हैं, इस एलटीसीजी को, तो उस केस में आपको 54F में डिडक्शन मिल सकता है। अच्छा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, अरुण हैज बॉट अ न्यू रेजिडेंशियल हाउस ऑन 1/4/2023 फॉर 1 करोड़ एंड डिपॉजिटेड 3 करोड़ इन कैप गेन अकाउंट स्कीम। अब साहब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए बहुत अच्छा है। अगेन अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो मैं आपका 1 मिनट लगा के आपको समझा दूंगा। ध्यान दीजिएगा, 54 में डिडक्शन के लिए आपके लिए कंडीशन क्या है कि आपको डेट ऑफ ट्रांसफर के 1 साल पहले तक या 2 साल बाद तक कोई घर खरीदना है इंडिया में, या कंस्ट्रक्ट करना है ट्रांसफर के 3 सालों के बाद तक। 54F में डिडक्शन के लिए ट्रांसफर जब आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट किया है एक्सेप्ट हाउस प्रॉपर्टी, उसके प्रीसीडिंग 1 साल या उसके 2 साल तक कोई घर परचेज करना है, या प्रीसीडिंग या इसके 3 सालों के बाद के विद इन कोई घर कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक बात है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, अरुण ने नया घर खरीदा 1/4/23 को खरीदा, अरुण ने नया घर खरीदा 1/4/23 को। 1/4/23 साहब 1 साल के बियॉन्ड फॉल करता है। अगर आप 25/11/24 या 5/1/25 का डेट ऑफ ट्रांसफर कंसिडर करें, तो ये जो 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, इट डू नॉट क्वालिफाई फॉर डिडक्शन ईदर अंडर सेक्शन 54 और सेक्शन 54F। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। अच्छा, तो इसमें तो कुछ नहीं हो सकता। दूसरा क्या होता है, इन्होंने साहब 28/2/2025 को 3 करोड़ रुपए कैप गेन अकाउंट स्कीम में जमा करा दिया। अगर आप कैप गेन अकाउंट स्कीम में पैसा जमा कराते हैं, इट इज एज गुड एज मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन द न्यू हाउस। और कैप गेन अकाउंट स्कीम में आप इन्वेस्टमेंट कब तक कर सकते हैं, अप टू द डेट ऑफ फाइलिंग आईटीआर। बट इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दी 28/2/2025 को ही। बहुत अच्छी बात है, कर सकते हैं सर। पर आगे पढ़े, 1/5/25 को इन्होंने इस पैसे को विड्रॉ कर लिया, मतलब 1/5/25 को पैसे को विड्रॉ कर लिया, 1/5/25 को पैसे को विड्रॉ कर लिया, और पैसे को विड्रॉ किया पूरा 3 करोड़ विड्रॉ करके इन्होंने घर खरीद लिया 2.5 करोड़ का। अब यहाँ पे जो कंफ्यूजन आएगी बच्चों को, वो आएगी साहब, कुछ बच्चे समझेंगे कि ये तो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम विड्रॉ किया। नहीं, यहाँ पे कैप गेन अकाउंट स्कीम एज सच इररिलेवेंट हो गया यहाँ पे, क्योंकि आपने 3 करोड़ जमा किया, पूरा ही 3 करोड़ आपने विड्रॉ कर लिया, पूरा ही 3 करोड़ विड्रॉ कर लिया। कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में अगर आपका कुछ पैसा पड़ा है, वो हम किस दिन के लिए रिकॉग्नाइज, किस दिन को कंसिडर करेंगे, द डेट ऑफ फाइलिंग आईटीआर। डेट ऑफ फाइलिंग आईटीआर के पहले जो भी इन्वेस्टमेंट हो गई, वो कैप गेन अकाउंट स्कीम से विड्रॉ करके ही क्यों ना हो, वो कैप गेन अकाउंट स्कीम में क्वालिफाई नहीं कराएगी।
क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? और आपने साहब कैप गेन अकाउंट स्कीम से पैसा 1/5/25 को ही विड्रॉ कर लिया, मतलब बिफोर द डेट ऑफ फाइलिंग क्राइटेरिया। तो सर इसका इंपैक्ट क्या होगा? इसका इंपैक्ट ये होगा कि ये जो 3 करोड़ आपने कैप गेन अकाउंट स्कीम में जमा करके जो 3 करोड़ विड्रॉ कर लिया, ये कैप गेन में ना तो जमा किया ना विड्रॉ किया, कैप गेन हट गया। आपने सिर्फ 2.5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की नए घर में 1/5/25 को, सिर्फ ये। तो यहाँ पे साहब कैप गेन अकाउंट स्कीम सिर्फ और सिर्फ बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए है। कैप गेन में जो पैसा जमा हुआ और जो पैसा वहां से विड्रॉ किया, इसका नील इफेक्ट हो गया। ठीक बात है। सिर्फ 2.5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है इन द न्यू हाउस, और 2.5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं अप टू 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। तो सर ये 54 के लिए भी एलिजिबल है और 54F के लिए भी एलिजिबल है। बट पहले आप जो डिडक्शन देंगे वो 54 सेक्शन में देंगे। पहले तो साहब ये क्रोनोलॉजिकली भी सही है, और 54 में जो इन्वेस्टमेंट है वो 54F के मुकाबले ज्यादा रेलेवेंट, आपको ज्यादा बेनिफिट देती है। अब ये बात अभी हम आपको नहीं बता सकते इसका रीजन क्या है। अच्छा, तो अगर हम 54 सेक्शन की डिडक्शन की बात करें, 1/4/23 के हाउस के लिए तो कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा क्योंकि 1 साल के पहले है। हाँ, 1/5/25 के हाउस के लिए मिल जाएगा, 2 करोड़ तक मिल जाएगा। ठीक बात, क्योंकि इसमें LTCG 2 करोड़ है, तो सब पूरा 2 करोड़ ले लो। 54F की बात करते हैं, 1/4/23 के लिए इसमें भी नहीं मिलेगा, 1/5/25 के लिए मिल जाएगा। तो सर एक बात बताओ, 2.5 करोड़ का नया घर था, 2 करोड़ का डिडक्शन 54 में ले लिया, तो 54F के लिए कितना बचा? 50 लाख। अब 54F में आपके पास कंडीशन क्या होती है कि आपके पास जितना भी प्रॉपर्टी को सेल करके कैपिटल गेन आया है, जितना भी आपके पास पैसे आए हैं, पूरा इन्वेस्ट कर दो। ध्यान दीजिएगा, अगर आप देखेंगे तो ज्वेलरी को सेल करके आपके पास पैसे कितने आए, कैश कितना आया? सिर्फ 3 करोड़ का बिका, 2 लाख एक्सपेंस किया, 298। 54F कहता है पूरा 298 इन्वेस्ट कर दो। अगर पूरा नहीं करते तो प्रपोर्शनेट डिडक्शन देंगे। तो प्रपोर्शनेट डिडक्शन कितना देंगे? पैसे आए कितने? 298, इन्वेस्ट कितना किया? 50 लाख। तो 50 लाख डिवाइडेड बाय 298, और कैप गेन है कितना? 98। तो प्रपोर्शनेट डिडक्शन कितना बन गया? 50 इंटू 98 डिवाइडेड बाय 298, बोले तो डिडक्शन मिल जाएगा 16,44,295। तो 54 का डिडक्शन कितना है साहब? 16,44,295। तो 54F में डिडक्शन है 16,44,295, और 54 में डिडक्शन है 2 करोड़। टोटल कैप गेन है आपका 298। तो आपका जो टैक्सेबल कैप गेन बन गया वो बन गया 81,55,000। आई होप आपको बात समझ। सो दैट वाज अ गुड क्वेश्चन। अच्छा, आगे आते हैं। while deciding liability of an individual to make TDS for the फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज, डियर फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज का TDS 194J में इंडिविजुअल को TDS कब करना पड़ता है? जब इसके प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर का टर्नओवर फ्रॉम बिजनेस और रिसिप्ट फ्रॉम प्रोफेशन 50 लाख या 1 करोड़ एज द केस में भी से एक्सीड करे। 30,000 रुपीज का थ्रेशोल्ड होता है, इसके बियॉन्ड ही TDS, उसके ज्यादा पे करने पे TDS होगा। और अगर आपने प्योरली फॉर पर्सनल यूज लिया है कोई प्रोफेशनल सर्विसेज, इट इज नॉट लायबल टू TDS अंडर सेक्शन 194 जी, इसके लिए फिर 194M लग जाता है। तो इनमें से कौन सा इमटेरियल अमाउंट पेड टू प्रोफेशनल इज मटेरियल? क्योंकि अगर आपने अमाउंट पे किया है 30,000 से कम, इट इज नॉट सब्जेक्ट टू TDS। टर्नओवर ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इज मटेरियल, टर्नओवर ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर इज नॉट मटेरियल। ये सब करंट फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर मटेरियल नहीं है, ये रेलेवेंट नहीं है कि आपको 194H में TDS करना, 194J में TDS करना है। आई होप आई एम क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आते हैं साहब MTP नंबर 2 में और जल्दी से देखेंगे। अच्छा, Miss Chandni, aged 45 years, provided the following data for gross receipt for the financial year 23-24 and 24-25. She is engaged in agency business and along with providing services as a tarot card reader, मतलब PGBP। अच्छा, तो अगर आप देखेंगे फाइनेंशियल ईयर 23-24 का बिजनेस की रिसिप्ट है 78 लाख, रिसिप्ट फ्रॉम प्रोफेशन 43 लाख। डियर फ्रेंड्स, TDS के कुछ सेक्शंस इंडिविजुअल या HUF पे तभी अप्लाई करते हैं जब इनका जो टर्नओवर फ्रॉम बिजनेस एक्सीड करे 1 करोड़ या रिसिप्ट फ्रॉम प्रोफेशन एक्सीड करे 50 लाख इन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। यहाँ पे साहब इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर है 23-24, और यहाँ पे रिसिप्ट फ्रॉम बिजनेस है 1 करोड़ से कम और रिसिप्ट फ्रॉम प्रोफेशन है 50 लाख से कम। तो सर दोनों को अग्रीगेट कर दो, ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए कुछ सेक्शंस TDS के मिस चांदनी पे फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए इनएप्लीकेबल होंगे, इनको उस पर TDS नहीं करना। अच्छा, देखेंगे
24-25 में इन्होंने 1,20,000 एक कॉन्ट्रैक्टर को दिया, 1,20,000 मतलब 30,000 और 1 लाख की लिमिट 194C के लिए क्रॉस कर गई। पर 194C इंडिविजुअल पे तभी लगता है जब प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर का टर्नओवर 1 करोड़ या 50 लाख एज द केस में भी को क्रॉस करे। यहाँ पे 194C नहीं लगेगा और चांदनी को 194C का टीडीएस नहीं करना। अच्छा, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज अमाउंट ऑफ टीडीएस टू बी मेड बाय चांदनी। तो 194C का टीडीएस नहीं करना कॉन्ट्रैक्टर के लिए क्योंकि प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर का टर्नओवर क्वालिफाई नहीं करता। अच्छा, दूसरा आगे बढ़ते हैं। कहते हैं साहब शी हैज टेकन द सर्विसेज फ्रॉम अ इंटीरियर डिजाइनर फॉर हर सेल्फ ऑक्यूपाइड रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज फॉर पर्सनल यूज 194 जे प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए पर्सनल यूज में अप्लाई नहीं करता। और अगर आप टर्नओवर का भी देख सकते हैं तो इसमें भी टीडीएस नहीं करना। अच्छा, शी सोल्ड अ कमर्शियल प्रॉपर्टी। तो अगर आप कमर्शियल प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो जिसने वो परचेज किया होगा वो उस पर टीडीएस करेगा। आई थिंक 194 आई ए में वो टीडीएस करेगा। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, 194 आई या आई ए आप देख लेना। जो बायर होगा साहब वो टीडीएस करेगा, चांदनी थोड़ी उसमें टीडीएस करेगी। अच्छा, सो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ टीडीएस टू बी मेड बाय चांदनी? निल, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर सर्विसेज में 194C नहीं लगता, मतलब 194C का टीडीएस नहीं लग रहा और इंटीरियर डेकोरेशन में 194J का टीडीएस नहीं लग रहा। हाँ, 194M तब लगता है जब ये 50 लाख से एक्सीड करे, बट 50 लाख को क्रॉस नहीं कर रहा है, इसलिए 194M भी नहीं लगेगा। अच्छा, What is the amount and nature of cap gain chargeable in the hands of चांदनी? कैपिटल गेन की जहां तक बात है देखेंगे साहब 28/5/2024। तो साहब 28/5/24 बोले तो 23 जुलाई 2024 के पहले तो यहाँ पे एलटीसीजी मिल जाएगा, मतलब अच्छा इंडेक्सेशन मिल जाएगा और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमें कंसिडर करना पड़ेगा। इन्होंने कमर्शियल प्रॉपर्टी सेल की 50 लाख की जिसका स्टैंप ड्यूटी वैल्यू था 52 लाख। तो साहब यहाँ पे जो सेल प्राइस है वो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से कम है। 50C तब अट्रैक्ट होगा जब स्टैंप ड्यूटी वैल्यू टू एक्चुअल कंसिडरेशन का जो रेशियो है वो 110% से ज्यादा होगा। यहाँ पे स्टैंप ड्यूटी वैल्यू एंड एक्चुअल कंसिडरेशन का रेशियो जो है साहब वो सिर्फ 104% है, इसलिए यहाँ पे 50C इन्वोक नहीं होगा और जो एक्चुअल कंसिडरेशन है वही आपकी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बन जाएगी, मतलब 50 लाख। अच्छा, और इंडेक्सेशन ले लो, ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन था। और आपने परचेज किया था 40 लाख का, तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना होगा? इनटू 363 डिवाइडेड बाय 272 बोले तो 53,38,235। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन गया 53,38,235। सेल्स वैल्यू है 50 लाख। तो लॉस है, लॉस है साहब लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है बेसिकली 3,38,235 रुपए। सो दिस इज द अमाउंट ऑफ लॉस। अच्छा, कहते हैं व्हाट इज द लॉस टू बी कैरिड फॉरवर्ड इफ चांदनी फाइल्ड हर आईटीआर ऑन 30/11/2025। डियर फ्रेंड्स, अगर चांदनी का टैक्स ऑडिट होना है तो आईटीआर फाइलिंग का ड्यू डेट 31 अक्टूबर है, अदरवाइज 31 जुलाई है। तो 31 जुलाई तक इनको अपना आईटीआर फाइल करना चाहिए था। 31 अक्टूबर एज द केस में भी इन्होंने 31 नवंबर को इन्होंने अपना आईटीआर फाइल किया। 30 नवंबर का साहब ड्यू डेट सिर्फ और सिर्फ उन एसएससीज के लिए होगा जिन्होंने ट्रांसफर प्राइसिंग में कोई इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन वगैरह कंडक्ट किया है। तो ऐसा तो कोई केस नहीं है, इसलिए इन्होंने ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग आईटीआर के बियॉन्ड अपना आईटीआर फाइल किया है। इसलिए यहाँ पे पीजीबीपी का लॉस और कैपिटल गेन का लॉस ये कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। तो अगर आप देखेंगे तो ये जो कैपिटल गेन का लॉस है इट कांट बी कैरिड फॉरवर्ड। अच्छा, इन्होंने कहा है बिजनेस लॉस ऑफ 10 लाख, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन 15 लाख। तो साहब बिजनेस और प्रोफेशन के इनकम को एडजस्ट कर दो, 5 लाख का लॉस 5 लाख का इनकम ही तो है, बिजनेस लॉस 10 का, प्रोफेशन से इनकम 15 का, तो 5 का तो फिर भी इनकम ही तो है, लॉस को एडजस्ट करके। पर यहाँ देखेंगे क्या लिखा हुआ है, इन्होंने एक लॉस इनकर किया ट्रेडिंग इन एग्रीकल्चर कमोडिटी। तो साहब एग्रीकल्चर कमोडिटी में अगर आप डील करते हैं उसमें सीटीटी पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इट इज नॉट अ स्पेक्यूलेशन लॉस, इट इज अ नॉर्मल बिजनेस लॉस। और इस लॉस को अगर आप 5 लाख के गेन से सेट ऑफ भी कर दें तो भी जो 330 का लॉस है ये कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा बिकॉज यू हैव नॉट फाइल्ड द आईटीआर ऑन टाइम। अच्छा, तो आप कितना लॉस कैरी फॉरवर्ड करेंगे साहब? आई होप आपको पास। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, मिस्टर हरीश हर्ष एज्ड 45 ईयर इज अपॉइंटेड एज अ सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इन एम्बिशन इंडिया लिमिटेड मुंबई। अच्छा, 1/2/2024 को इन द स्केल ऑफ 35,35,000 अच्छा, he is paid a DA of 40% of salary forming part for retirement benefits. He has given a rent free accommodation 1/4/1/5/24 से जो इन्होंने ऑक्यूपाई किया 1/10/24। तो फिर रेंट फ्री अकोमोडेशन की वैल्यू 1/10/24 से कंसिडर होगी। कंपनी पेज लीज रेंटल ऑफ 5,000। अच्छा, इनको कार मिला है 2000 सीसी का जो प्राइवेट पर्पस के लिए है। एक्चुअल कॉस्ट चले
इन्होंने लमसम प्रीमियम पे किया, मुद्दे वाली बात की। अच्छा, रेंट फ्री अकोमोडेशन कितना टैक्सेबल होगा? चूंकि ये रेंट फ्री अकोमोडेशन मिला है मुंबई में तो साहब, और कंपनी ने इसको लीज पे लिया है, तो 10% ऑफ सैलरी और लीज रेंटल विच एवर इज लोअर। सैलरी की अगर हम बात करें तो सैलरी में बेसिक पे प्लस डीए टू द एक्सटेंट ऑफ फॉर्मिंग पार्ट फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, मतलब 40%। अच्छा, तो साहब अगर आप सैलरी के स्केल को देखेंगे तो 1 फरवरी 2024 से 31 जनवरी 2025 तक 35,000, इसके बाद 38,500। तो आपको तो 1/10/2024 से कंसिडर करना है, तो 10/11/12 एक एक 31 जनवरी 2025 तक 35,000 है, 1 फरवरी से 38,500 है। तो पहले 4 महीने जो है साहब वो 35,000 का रेट है। तो सैलरी कितनी बनी? 35,000 इंटू 4 बोले तो 140, और 38,500 इंटू 2, 38 इंटू 2 बोले तो अच्छा 38,500 इंटू 2 बोले तो 77,000 प्लस 140, तो ये बनता है 2,17,000 रुपए सैलरी, प्लस 40% डीए भी जोड़ दो क्योंकि पूरा ही रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए, तो सैलरी बनती है 3,03,800 रुपए। इसका 10% कितना हुआ? 30,380। बट सर 10 और लीज रेंटल कितना है? 5,000 रुपए आप पे करते हो 10, 11, 12, 1, 2, 3, 6 महीने के लिए 30,000 रुपए। तो आपका रेंट फ्री अकोमोडेशन का प्रपोजिट वैल्यू कितना बना? 30,000 विच इज लोअर। अच्छा, तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? अच्छा, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम साहब 80D, अगर आप एक से ज्यादा लमसम अमाउंट पे, एक से ज्यादा सालों के लिए अगर आप लमसम अमाउंट पे करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ इन्होंने 1.5 लाख रुपए पे किया अपने लिए और अपने वाइफ के लिए, तो अपने और अपने वाइफ के लिए मैक्सिमम 25,000 है साहब। अगर आप पेरेंट्स के लिए भी देते हैं तो 25 या 50 ऐसा केस में भी मिल जाएगा। अच्छा, तो इन्होंने पे किया 1/10/24 को, बट इन्होंने पे किया 48 महीने के लिए। तो आपको देखना पड़ेगा नंबर ऑफ रेलेवेंट प्रीवियस ईयर जो कवर है इस 48 महीने के प्रीमियम में। अच्छा, तो आपने पे किया 1/10/24 को, तो 1/10/24 से लेके 31/3/25 6 महीने के बाद साल चेंज हो रहा है, तो पहला प्रीवियस ईयर 24-25 कवर्ड है, दूसरा प्रीवियस ईयर 25-26, तीसरा प्रीवियस ईयर 26-27, चौथा प्रीवियस ईयर 27-28। अभी 27-28 प्रीवियस ईयर के बावजूद 6 महीने बचते हैं क्योंकि अभी सिर्फ 42 महीने हुए। तो पांचवा प्रीवियस ईयर भी कवर हो गया साहब 28-29, तो टोटल प्रीवियस ईयर कितने कवर हो गया इसमें? 5। तो 150 डिवाइडेड बाय 5 बोले तो 30,000 रुपीज हर एक प्रीवियस ईयर के लिए। बट सर मैक्सिमम कितना? 25,000, तो मैक्सिमम कितना मिलेगा? 25,000। अच्छा, परक्विजिट वैल्यू ऑफ कार बड़ा आसान है। कार आपको मिला है जो कंपनी आपको देती है एक्सक्लूसिव फॉर प्राइवेट यूज, तो कंपनी को जितना खर्चा बनता है कार को चलाने का प्लस 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट, तो कंपनी का कार के लिए जो खर्चा है वो है साहब 5,000 रुपए पर मंथ, और कार पूरे साल के लिए मिला हुआ है 2,000 सीसी, तो 60,000 रुपए, और 8 लाख का 10% बोले तो 80,000 रुपए, तो 140। ऐसे इजी क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आते, इन्होंने चले दे दिया, अच्छी बात है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। मिस रिधिमा एज 32 इयर्स एज एन इंटीरियर डेकोरेटर हैज प्रोफेशनल रिसिप्ट ऑफ 25,60,000 रुपए फॉर द प्रीवियस ईयर। शी आल्सो अर्नड 1,25 एज डिविडेंड एंड 4,65 एज इंटरेस्ट फ्रॉम एफडी। She incurred expenses of 13 lakh for her profession and 30,000 as interest on loan for making investment in shares। अच्छा, ध्यान दीजिएगा, 1,25 इन्होंने डिविडेंड अर्न किया है, मैक्सिमम 20% का डिडक्शन अगर आपने लोन लेके पैसा लगाया था तो 1,25 का 20% बनता है 25,000 रुपए। तो आपने ऑल्दो इंटरेस्ट पे किया 30,000 पर हम आपको जो डिडक्शन देंगे वो रहेगा 25,000। अच्छा, 4,65 एफडी की इंटरेस्ट है। अच्छा, कहते हैं साहब व्हाट वुड बी हर टोटल इनकम अज्यूमिंग शी विश टू मेक मैक्सिमम टैक्स सेविंग्स। अच्छा, आगे पढ़ें, अगर सिर्फ ये बात यहाँ पे खत्म हो जाती तब तो कुछ और रहता। आगे लिखा हुआ है विदाउट गेटिंग द बुक्स ऑडिटेड। तो डियर, अगर आप प्रोफेशन में एंगेज्ड हैं और अगर आप नहीं चाहते कि आपकी किताबों का ऑडिट हो तो 44 ADA के हिसाब से अपनी इनकम को डिक्लेयर कर दो। अगर आप 44 ADA जो कहता है 50% ऑफ ग्रॉस रिसिप्ट शुड बी योर प्रेजेंटिव इनकम, अगर आप उससे कम इनकम दिखाते हैं तो आपको अपनी बुक्स का ऑडिट कराना पड़ेगा, बुक्स मेंटेन करके उसका ऑडिट कराना पड़ेगा। ऑल्दो स्पेसिफाइड प्रोफेशनल्स को तो बुक्स मेंटेन करनी पड़ते हैं पर उसका ऑडिट भी कराना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ पाए? तो आप चाहें तो आप 50% से कम प्रेजेंटिव में शो कर सकते हैं, नो इशू, बट यू हैव टू गेट योर बुक्स ऑडिटेड, ठीक बात है। और यहाँ पे जो प्रोफेशनल रिसिप्ट है वो है 25,60,000 रुपए, इसका 50% बोले तो 1280, तो इनको अपनी इनकम 1280 दिखानी पड़ेगी। इन्होंने जो एक्चुअल एक्सपेंस किया है वो 13 लाख किया है। अगर ये एक्चुअल एक्सपेंस को क्लेम कर ले, बिल्कुल क्लेम कर सकती हैं, बट शी हैज टू गेट हर बुक्स ऑडिटेड, जो यहाँ पे नहीं चाहते। अच्छा, तो पीजीबीपी की इनकम कितनी होगी? 1280।
डिविडेंड 1.25 माइनस 20% बोले तो 1 लाख, और एवरीडे इंटरेस्ट 4.65, तो आपका जो टोटल इनकम बनेगा विदाउट ऑडिट ये बनेगा 18.45। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अरुण ग्रॉस टोटल इनकम फॉर प्रीवियस ईयर 24-25 इज 245, ही डिपॉजिटेड 45,000 इन पीपीएफ, तो आपकी टोटल इनकम बन गई 2 लाख रुपए। अच्छा ही पेज इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल 120, मतलब 1 लाख से ज्यादा आपको अपना आईटीआर फाइल करना पड़ेगा। भले आपकी जो टोटल इनकम है बिफोर डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 है वो 245 है, विच इज बिलो द बेसिक एग्जम्पशन लिमिट वेदर यू आर इन ऑप्शनल regime or default regime. But since you have paid the electricity bill exceeding rupees 1 lakh, you have to file your ITR within the given due date. अच्छा तो देखेंगे अरुण इज नॉट रिक्वायर्ड, नहीं साहब, नॉट रिक्वायर्ड नहीं, नॉट रिक्वायर्ड नहीं, अरुण इज रिक्वायर्ड। अच्छा सिंस हिज इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया?